सभी को सादर नमस्कार। समय की क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ के बौद्धिक उत्सर्जन, ज्ञानात्मक श्रेष्ठतम भाव एवं विद्यार्थी हितों की सर्व संकल्पना को स्वरूप में रखते हुए वृहदीकरण की तरफ शिक्षा के भाव को उत्कृष्टता प्रदान करने, साथ ही साथ संस्थानिक व्यवस्थाओं में क्षमता वर्धन के भाव को श्रेष्ठतम भाव में अर्पित करते हुए एक मूर्त स्वरूप में संस्थानों के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को पक्षीय तारतम्यता के स्वरूप होकर के अग्रिम भाव में रखते हुए आज का यह कार्यक्रम आप सभी के बीच कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सीआरसी लखनऊ, पीडीयूएनआई, पीबीडी, पीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आप सभी के बीच कोलैबोरेशन बिमला इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सरोजनी नगर लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आप सभी के बीच एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के रूप में रखा जा रहा है। आज का विषय है असेसमेंट ऑफ लो विजन। प्यारे साथियों, आज का यह कार्यक्रम हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी आबादी जिसके नेत्र क्षमताओं के परीक्षण तथा कार्यात्मक स्तर पर उसके आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण भाव को योजित करके हम कैसे अल्प दृष्टिवान बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा को समृद्धशाली बनाए तथा साथ ही साथ कैसे संस्थानिक व्यवस्थाओं को उत्कृष्टता प्रदान करते हुए वृहदी भाव को प्रशिक्षणात्मक भाव में अंगीकृत करें, सभी पक्षों को लेकर के आज आप सभी के बीच में है। और हमारा सुअवसर है कि आज हमारे बीच श्री आशीष कुमार गुप्ता सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पर हम सर के महत्वपूर्ण भावों को, सर के आशीर्वचनीय ज्ञानात्मक पक्ष को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उनके बृहत्तर भावों से हम सभी परिचित होंगे। आज के इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ और श्री नागेंद्र त्रिपाठी सर, एचओडी बिमला इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल लखनऊ। आज के कार्यक्रम में पैट्रॉन्स के रूप में हमें आशीर्वचन अपना प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर हिमांशु दास सर, डायरेक्टर पीडीयूएनआई पीबीडी न्यू दिल्ली और श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। प्यारे साथियों, सीआरसी लखनऊ निरंतरता के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों में दिव्यांगजनों के लिए कुशल संवर्धन प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम, कुशल आकलन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा साथ ही साथ शैक्षणिक गतिविधियों की श्रेष्ठताओं को वृहदा प्रदान करने हेतु निरंतर दोनों माध्यमों से अपनी सेवाओं को आप सभी के बीच रख रहा है। हम सदैव यह प्रयास कर रहे हैं कि हम अंतिम पायदान पे बैठे दिव्यांगजनों तक कैसे अपनी समुचित सेवाओं को मूल रूप से पहुंचा सके और कैसे अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक उनकी शैक्षणिक व्यवस्थापन उत्सर्जन को क्षमता प्रदान करते हुए क्षमता वर्धन के महत्वपूर्ण भाव को रख सके। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम आप सभी के बीच मैं कार्यक्रम के प्रथम पंक्ति में कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री राजीव रंजन सर को सादर आमंत्रित करूंगा कि सर आप आए और हम सभी के बीच में आशीर्वचन अपना प्रदान करके इस कार्यक्रम में के मुख्य वक्ता श्री आशीष कुमार गुप्ता सर, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ को सादर आमंत्रित करें। श्री राजीव रंजन सर। थैंक यू नागेश जी एंड सबको सादर प्रणाम। एंड इस आज का जो ऑनलाइन वेबिनार है ये हमारे एक्चुअली एक हमारे जो सहयोगी हैं, मैं बोलूँगा हमारे साथ जिनके कोलैबोरेशन में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हैं श्री नागेंद्र त्रिपाठी जी जो कि बिमला इंटरनेशनल स्कूल सरोजनी नगर लखनऊ से हैं। इन्होंने हमसे आग्रह किया कि
हमारे सीआरसी, नॉट हमसे, सीआरसी से आग्रह किया कि सर हमारे साथ एक प्रोग्राम कर लिया जाए। तो इसी क्रम में थोड़ा टाइम तो लग गया, बट एटलीस्ट फाइनली वी आर happy to collaborate with Tripathi ji and Bimla International School, Sarojini Nagar, Lucknow. So thank you, Tripathi ji, for approaching us for capacity building program on such a nice topic on low vision assessment. And इसी क्रम में मैं, जैसा नागेश जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलते हैं, तो ये मैं बोलूँगा इस ईयर में अप्रैल में आई थिंक वेबिनार हमारा दूसरा या तीसरा है, बट लास्ट ईयर का क्रम में देखें तो इट वाज ए ह्यूज। सो अगेन आने वाले समय में देयर विल बी मेनी मोर वेबिनार्स। सो वंस अगेन आई वुड लाइक सॉरी सर, माइक आपका म्यूट हो गया है सर। राजीव सर, माइक आपका म्यूट हुआ है सर, प्लीज अनम्यूट। सॉरी, मैं ये बोल रहा था, ये जो प्रोग्राम है ये हमने कल ही इसको एक्सक्यूट किया है, और इतने कम समय में जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर आशीष कुमार, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन विजुअली इम्पेयरमेंट, DSM लखनऊ में, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करके और आज हमारे बीच में। सो आई वेलकम यू सर फॉर योर एक्सपर्टाइज टॉक in this webinar. So you are welcome. I welcome you on behalf of our director Sri Ramesh Pandey ji and all the team of the CRC Lucknow on this platform, and I also welcome all the participants who is already joined with us. So thank you. It's up to you. Ashish Gupta sir, welcome you. Thank you. Thank you to the CRC members and our director sir, and Rajiv Ranjan sir and Nagendra Pandey sir for inviting me for this valuable lecture on the assessment of children with low vision. And I also welcome to all the participants from the various parts of the India who have joined the webinar for the assessment of children with low vision. इसी के साथ जोते हैं मैं अपने लेक्चर को जो है स्टार्ट करता हूँ। असेसमेंट का यहाँ पे अर्थ है कि जो लो विजन वाले जो बच्चे हैं उनके जो है नेत्र की जो कार्य क्षमता है उसका किस प्रकार से हम आकलन कर सकते हैं। आकलन करने से पहले हमें जो है लो विजन बच्चे कौन होते हैं इनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, लो विजन बच्चे वो बच्चे हैं, यदि हम RPWD एक्ट 2016 के अनुसार देखते हैं, ऐसे बच्चे जिनकी जो है विजुअल एक्विटी या दृष्टि तीक्ष्णता जो है 6/18 से लेकर के 3/60 के बीच में होती है, सबसे बेहतर आंख में सर्वोत्तम उपचार के पश्चात। और दूसरा जो है इनकी जो है फील्ड ऑफ विजन, जिसको हम कहते हैं दृष्टि का क्षेत्र जो है वो जो है 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में होती है। अब आते हैं कि लो विजन बच्चे को किस प्रकार से एसेस करते हैं। जैसे यदि आप कभी भी अपने आंखों का असेसमेंट कराने गए होंगे मेडिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपको एक चार्ट जो है पढ़ने के लिए कहता है, जिस चार्ट को हम लोग जो है स्नेलन चार्ट कहते हैं। और जब आप उस स्नेलन चार्ट की आखिरी लाइन को पढ़ देते हैं तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहता है कि आपकी जो है दृष्टि तीक्ष्णता जो है 6/6 है। तो उस स्नेलन चार्ट में यदि आप देखें तो जो पहला लाइन है वो 6 मीटर की दूरी से जो यदि पढ़ता है व्यक्ति जो है तो उसकी विजुअल एक्विटी जो है 6/60 होती है। उसी प्रकार से यदि वो दूसरी लाइन को पढ़ता है तो उसकी विजुअल एक्विटी 6/36, तीसरी लाइन पढ़ता है तो 6/24, और उसके बाद 6/18, 6/12, 6/9, 6/6, इस तरह से जो है 7 लाइनें होती हैं। और जैसा कि आपको डेफिनेशन बताया मैंने कि इनकी जो विजुअल एक्विटी है वो जो है 3/60 से लेकर के 6/18 के बीच में होती है। मतलब कि स्नेलन चार्ट का जो पहली लाइन है
वो जो है 3 मीटर की दूरी से पढ़ता है तो 3/60 हो जाती है, और जो है यदि 6 मीटर से पढ़ता है तो 6/60 कहलाएगी जो है। तो ये जो है एक लीगल डेफिनेशन होगी कि लो विजन बच्चे हम किन्हें कहेंगे। और दूसरी चीज आती है इनकी फील्ड ऑफ विजन के बारे में। तो फील्ड ऑफ विजन जो है इनकी जो है वो 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में होती है। ठीक है, असेसमेंट करने के लिए कई तरीके हैं। उसमें जो सबसे फंक्शनल असेसमेंट यदि हम करते हैं, जैसे डॉक्टर का तो असेसमेंट हो गया, लेकिन आप अपनी कक्षा में एज ए टीचर और एज ए जो है स्पेशल एजुकेटर जो है आपको लो विजन बच्चों का असेसमेंट करना आना चाहिए, और किस प्रकार से उनकी जो नेत्र हैं उनकी कार्य क्षमता क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए जो है। ठीक है, असेसमेंट करने के लिए जो है आपके पास ABC मेथड है। ए का मतलब यहाँ पे है अपीयरेंस, बी फॉर बिहेवियर और सी फॉर कंप्लेन। अपीयरेंस का मतलब है कि आप बच्चे की जो है नेत्र की जो है स्थिति देखिए कैसी है। यदि उसकी नेत्र जो है लाल है, उसके नेत्र से जो है बार बार जो है आंखों से पानी आ रहा है, या उसके जो है नेत्र में जो है विकृति है या स्क्विंट आई है, तो ये सारे जो संकेत है वो उसके अपीयरेंस से पता चलता है। उसके आंखों में बहुत ज्यादा जो है कीचड़ आता है। तो ये कुछ ऐसे असेसमेंट है जो कि आप अपीयरेंस के बेसिस पे देख सकते हैं कि बच्चे की नेत्रों में कुछ समस्याएं हैं। इनके अलावा जो है आप बच्चे की डे टू डे जो एक्टिविटी है उसके बिहेवियर को देख करके, जैसे कि बच्चा जो है दूसरे व्यक्ति के जो फेशियल रिकॉग्निशन है उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं, या यदि कोई व्यक्ति का इमिटेशन कर पाता है कि नहीं। यदि बच्चा किसी व्यक्ति की इमिटेशन नहीं कर पा रहा है, नकल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कि बच्चों को देखने में कुछ समस्या है, या जो है वस्तुओं को जो है देखते समय बहुत ही नजदीक जो है अपने आंखों को ले जा रहा है, और डे टू डे लाइफ में जो है वो वस्तुओं से बार बार जो है टकरा रहा है। देखने के लिए जो है अपने हेड को जो है बहुत ज्यादा जो है घुमा रहा है, और यदि किताब यदि आप दे रहे हैं उसे पढ़ने के लिए होते हैं तो लाइन जो है पढ़ते समय भटक जा रहा है। तो ये सारे जो होते हैं उसके बिहेवियर को आप देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को नेत्र से संबंधित जो होते हैं कुछ समस्याएं हैं। इनके अलावा डे टू डे लाइफ में बच्चे जो है शेप के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं, यदि डिफरेंशिएट करने में उसे समस्या आ रही है, या जो होते हैं वस्तुओं को ढूंढने के लिए वो क्या यूज कर रहा है, अपनी आंखों का ज्यादा यूज कर रहा है या अपने हाथों का यूज कर रहा है। यदि वो किसी वस्तु को ढूंढने के लिए अपने हाथों का या स्पर्श का ज्यादा यूज कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि बच्चे की आंखों में जो है कुछ समस्याएं हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें उसके कंप्लेन पे जो होते हैं, आमतौर पे यदि बच्चे को नेत्र से संबंधित कुछ समस्याएं हैं तो कुछ ना कुछ कंप्लेन आपके सामने लेकर के आएगा। जैसे उसके सर में लगातार जो है सुबह उठने पर दर्द होना, आंखों में दर्द होना, साथ ही साथ होते हैं चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना। तो ये कुछ जो है कंप्लेन है जिसके बेसिस पे आप बच्चे का जो है असेसमेंट, प्रॉपर असेसमेंट करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब आता है कि एज ए टीचर जो है हमें असेसमेंट करने के लिए क्या क्या जो है मटेरियल चाहिए जो है। देखिए, असेसमेंट जब हम करते हैं तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आप असेसमेंट करेंगे और कल नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेत्र की जो स्थिति है वो समय के साथ जो हैं बदलती रहती है। यदि आप शुरू में देखेंगे तो नेत्र बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है वो डिटोरेशन की तरफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो फंक्शनल असेसमेंट है वो बच्चे का ऑन गोइंग प्रोसेस, जो बच्चे का जो सबसे पहला जो फंक्शनल असेसमेंट होना चाहिए, जब आप स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हैं उस समय उसका पहला जो है असेसमेंट हो जाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बच्चा जब स्कूल में पहुंचता है तब जाकर के पेरेंट्स होते हैं अवेयर होते हैं कि उनके बच्चों के नेत्रों में कुछ समस्या है। तो बच्चे को जब आप स्कूल या फॉर्मल स्कूलिंग कराने जा रहे हैं उससे पहले जो है एक फंक्शनल असेसमेंट एज ए टीचर होते हैं, एज ए पेरेंट होते हैं, आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, कुछ फंक्शनल असेसमेंट किट बनाना पड़ेगा। अब उस किट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक आपको ई अक्षर का जो है कार्ड बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ई कार्ड। या तो आप उसका कटआउट ले सकते हैं, वो हो जाएगा ई कार्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो होते हैं आप चाहें तो ई चार्ट बना सकते हैं, एक 6 मीटर का जो है मेजरिंग टेप ले लीजिए। इनके अलावा 2D और 3D जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए। कुछ जो है कलरफुल जो है ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, विभिन्न प्रकार के जो टेक्सचर हैं उनको आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपका एक असेसमेंट जो होते हैं किट बन सकता है, जिसके बेसिस पे जो है आप बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं।
देखिए बच्चे का असेसमेंट करने के लिए क्या करना है कि एक ई चार्ट जो है आपको पकड़ना है और बच्चे को 6 मीटर की दूरी पे खड़ा करना है। अब आपको इस ई कार्ड को जो है अलग अलग ओरिएंटेशन में जो है घुमाना है और बच्चे से कहना है कि वो ई कार्ड को जो है प्रॉपर जो है ओरिएंटेशन लाए जैसा वो आपको देख रहा है करते समय। जैसे ई का ऊपर की तरफ है तो वो भी ई को ऊपर की तरफ ले जाए, राइट साइड आप ई को ले जाते हैं तो वो भी अपने ई को राइट साइड लेकर के जाए होते हैं। यदि बच्चा 6 मीटर की दूरी पे ये कार्य नहीं कर पा रहा है तो आप उसका 1-1 मीटर जो है दूरी कम करते जाइए होते हैं। जैसे 6 मीटर पे नहीं कर पा रहा है तो आप उसे 5 मीटर की दूरी पे ले जाइए, 5 मीटर पे नहीं कर पा रहा है तो 4 मीटर की दूरी पे ले जाइए, 3 मीटर पे, 2 मीटर पे, 1 मीटर पे और हाफ मीटर पे जो है। उसके बाद भी नहीं कर पाता तो आप फिंगर काउंटिंग करा सकते हैं बच्चे से, फिंगर काउंटिंग कर पा रहा है कि नहीं होते हैं। यदि फिंगर काउंटिंग नहीं कर पाएगा तो वो टोटली ब्लाइंड हो जाएगा बच्चा जो है। यदि फिंगर काउंटिंग कर लेता है तो इसका मतलब बच्चे के अंदर कुछ अवशेष दृष्टि है जो है। तो ये एक आप जो है फंक्शनल असेसमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आते हैं कि फंक्शनल असेसमेंट के क्या क्या जो है तरीके से कर सकते हैं। फंक्शनल असेसमेंट में सबसे चीज है कि पहला फंक्शनल असेसमेंट आप डिस्टेंस विजन के लिए करिए, दूसरा जो है फंक्शनल असेसमेंट होते हैं आप नियर विजन के लिए करिए, तीसरा जो है आप कलर कंट्रास्ट के लिए करिए और चौथा है आपका कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए करिए होते हैं। देखिए ये जो अभी टेस्ट आपने देखा वो एक डिस्टेंस विजन का था। यदि बच्चा जो होते हैं ई कार्ड वाला टेस्ट होते हैं सफलतापूर्वक कर लेता है, 6 मीटर की दूरी पे वो आपके ई कार्ड के डायरेक्शन को कर ले रहा है तो आप स्नेलन चार्ट पे उस बच्चे का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यदि स्नेलन चार्ट की पहली लाइन पढ़ पाया 6 मीटर की दूरी से तो उसका जो विजुअल एक्टिविटी कितना होगा 6/60 हो जाएगा। यदि दूसरी लाइन वो पढ़ता है तो 6/36, तीसरी लाइन पढ़ता है 6/24 और उसके बाद होते हैं 6/18। मतलब 6/60 से लेकर के 6/18 तक बच्चा आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो इसका मतलब कि बच्चा लो विजन है। यदि उसके नीचे का आइडेंटिफाई कर लिया तो बच्चे के अंदर कोई भी लो विजन की समस्या नहीं है। यदि 6/18 से नीचे जाता है, 6/12 की लाइन पढ़ता है, 6/9 की लाइन पढ़ता है, 6/6 की लाइन पढ़ लेता है तो इसका मतलब बच्चे की जो नेत्र की जो क्षमता है या उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है वो सामान्य है। लो विजन की जो विजुअल एक्टिविटी है वो कितनी है 6/60 से लेकर के जो है 6/18 के बीच में। और जो न्यू डेफिनेशन आई है आरपीडब्ल्यूडी की उसमें हम 3/60 से लेकर के 6/18 के बीच में जो थे उनकी विजुअल एक्टिविटी देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नियर विजन के लिए। नियर विजन के लिए जो है आप अलग अलग फॉन्ट साइज के जो है कागज पे लिखे हुए शब्द या जो है अक्षर ले सकते हैं। उसमें फॉन्ट साइज होते हैं N/40 मतलब 40 का फॉन्ट साइज, साथ ही साथ होते हैं उसके बाद N/20 और लास्ट होता है N/8 होते हैं, 8 की फॉन्ट साइज होते हैं। और आपको ये देखना है कि वो बच्चा जो है उस चार्ट को कितनी दूरी से पढ़ता है। देखिए सबसे जो आइडेंटिकल सबसे जो है यदि देखा जाए सबसे आदर्श जो तरीका है पढ़ने का कि आप जो है कम से कम 1 फुट की दूरी लगभग जो है 25 सेंटीमीटर की जो है दूरी होनी चाहिए पढ़ने के, आपके आंख में और पढ़ने वाली जो वस्तु है उसके बीच में दूरी होनी चाहिए लगभग 25। यदि आप अपने वस्तु को अपने किताब को कभी भी लेके जाएंगे नजदीक की तरफ ले जाएंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप कोशिश करके देखें, यदि किसी वस्तु को आप अपने आप को बहुत नजदीक ले जाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। यदि आप लो विजन होंगे तो आप बहुत ही नजदीक ले जा करके उसे पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन की जो आई है उसका यदि फोकल लेंथ देखें तो वो है लगभग 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर पे जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे या फोकस पे बनेगी जो है। यदि अनंत दूरी से यदि प्रकाश की किरणें आ रही हैं जो है, यदि कोई समस्या होगी तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाएगी जो है आंखों की जो है। तो इस तरह से जो है आप डिस्टेंस विजन का टेस्ट कर सकते हैं, नियर विजन का टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कलर कंट्रास्ट। आप कलर कंट्रास्ट के लिए जो हैं कंप्यूटर से जो अलग अलग जो है कंट्रास्ट में जो है पेपर ले सकते हैं, सेम चीज लिखी हुई हो और बच्चे को बोल सकते हैं पढ़ने के लिए। देखिए वो कितने लाइट कंट्रास्ट पे चीजों को पढ़ सकता है। या जो है दूसरी चीजें हैं कि आप अलग अलग बैकग्राउंड पे वस्तुओं को आप रख सकते हैं बच्चों के सामने और बोल सकते हैं कि बच्चे जो है उसको आइडेंटिफाई करे जो हैं। यदि बच्चा आइडेंटिफाई कर ले रहा है अलग अलग बैकग्राउंड पे तो उसकी मतलब उसका जो है कलर कंट्रास्ट होते हैं बेहतर है। कलर कंट्रास्ट का मतलब क्या है, विभेदीकरण जो हैं इस पृष्ठभूमि से वो किस प्रकार से वस्तुओं को विभेद करने की क्षमता क्या है। उसके बाद आता है लास्ट जो है कलर का कॉन्सेप्ट होते हैं कि बच्चा जो है विभिन्न प्रकार के जो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं,
इनके अलावा जो है आप बच्चे की जो है आकृति का भी ले सकते हैं कि बच्चा जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बीच में विभेद कर पा रहा है अथवा नहीं होते। तो ये सारे जो होते हैं असेसमेंट में यदि बच्चा सफल हो जाता है तो इसका मतलब उसकी आंखें जो है नॉर्मल, यदि बच्चा जो है इन असेसमेंट में जो है फेल होता है तो उसका मतलब कि बच्चे के अंदर नेत्रों में जो है लो विजन की समस्या है। और जो लो विजन की जो समस्या है उसके लिए जो होते हैं हमें फंक्शनल विजन असेसमेंट की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिसको हम विजुअल एफिशिएंसी ट्रेनिंग भी कहते हैं। अब आते हैं कि जो फंक्शनल विजन असेसमेंट का जो ट्रेनिंग है वो किस प्रकार से आप देंगे, उसके क्या क्या जो है कंपोनेंट्स हैं। यदि हम फंक्शनल विजन कोई बात करें जोते हैं तो फंक्शनल विजन पहले समझने की कोशिश करिए कि देखिए फंक्शनल विजन या जब हम ट्रेनिंग देते हैं या विजुअल एफिशिएंसी की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उससे जो है बच्चे की विजुअल एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगी, उसका जो फील्ड ऑफ विजन है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगी। ये ठीक वैसे ही समझिए जैसे यदि मेरी जो है विजुअल एक्टिविटी 6x60 है और एक अभिनव बिंद्रा है, आप उनका नाम जानते होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, शूटिंग में है, उनकी भी नेत्र की जो है विजुअल एक्टिविटी 6x60 है। वो 6x60 से जो होते हैं गोल्ड मेडल ला सकते हैं, एकदम बिल्कुल सटीक जो होते हैं वो शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं शायद ना कर पाऊं क्योंकि मैंने अपने नेत्रों को उस प्रकार से ट्रेंड नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि यदि आप अपने नेत्रों को ट्रेंड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो आप बहुत जटिल सारे काम कर लेते हैं। जैसे आप देखें कुछ लोग जो थे सुई में धागे डालने में उनको समस्या आती है। क्यों समस्या आ रही है? क्योंकि उनकी जो विजन है उसकी ट्रेनिंग उस प्रकार की नहीं हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विजुअल जो एफिशिएंसी जो ट्रेनिंग है उससे जो है आपकी विजुअल एक्टिविटी और फील्ड ऑफ विजन पे अंदर नहीं पड़ता है, बल्कि आपकी नेत्रों की जो दक्षता है कार्य करने की जो होते हैं या जो होते हैं नेत्रों के द्वारा जो आप कार्य करने वाले हैं, जैसे किसी वस्तु को ढूंढना हुआ, किसी चीज को पढ़ना हुआ, या जो है आपकी ओरिएंटेशन मोबिलिटी है, उन सारे जगहों पे जो है आप अपने बची हुई दृष्टि का अच्छी प्रकार से यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को संपन्न करने के लिए। देखिए जो आपका जो फंक्शनल विजन असेसमेंट उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें एक है आपका ऑप्टिकल फंक्शनिंग और दूसरा है आपका परसेप्चुअल फंक्शनिंग होते हैं। ऑप्टिकल वर्ड से समझ में आ रहा है कि इसका सीधा सा संबंध होते हैं आपके नेत्रों की ट्रेनिंग से, जहां पे आप अपने लेंस, रेटिना और कॉर्निया जो है ये सारी जो है चीजें जो हैं इसमें ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व रहती हैं। दूसरी तरफ यदि आप कहते हैं परसेप्चुअल ट्रेनिंग, परसेप्चुअल ट्रेनिंग का मतलब कि आपको नेत्रों को देखने के साथ ही साथ जो है आपका जो ब्रेन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो विजन का जो सेंटर है वो विजुअल कॉर्टेक्स होते हैं सर के पीछे होती है, तो उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा जिससे कि आप चीजों को सही प्रकार से आइडेंटिफाई कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके और चीजों को देख करके जो है उसका मीनिंग निकाल सके। तो इसमें आपका ब्रेन का जो प्रोसेस है वो भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अक्सर करके बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जैसे खास करके जो सेरेब्रल पाल्सी बच्चे हैं, उन्हें तो उनकी नेत्र की रेटिना, लेंस सारे सही होते हैं, लेकिन फिर भी जो होते हैं उन्हें देखने में समस्या आती है, ब्रेन सही से परसीव नहीं कर पाता है, वस्तुओं को प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है। सेंसेशन तो हम अपने नेत्रों से करते हैं, लेकिन जो परसेप्शन है वो जो है हाई लेवल का है, जहां पे हम चीजों को जो देख रहे हैं उसको अर्थ देने का काम करते हैं। यदि कहा जाए तो मीनिंगफुल जो सेंसेशन है वही क्या है आपका परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण है। तो प्रत्यक्षीकरण के लिए जो है आपको ऑप्टिकल फंक्शनिंग में भी कार्य करना पड़ेगा। अब आते हैं कि जो आपका विजुअल, आपका ऑप्टिकल जो फंक्शनिंग है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। यदि ऑप्टिकल फंक्शनिंग के कंपोनेंट्स को देखें तो उसमें जो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो है आपका विजुअल अवेयरनेस, जिसको हम कह सकते हैं दृष्टि की जागरूकता जो है। दूसरा है विजुअल अटेंशन, मतलब कि दृष्टि का अवधान। तीसरा है विजुअल फिक्सेशन। चौथा है विजुअल फोकस, विजुअल फ्यूजन, विजुअल ट्रैकिंग और विजुअल स्कैनिंग। उसी प्रकार से यदि आप परसेप्चुअल फंक्शनिंग की तरफ जाएं तो वहां भी आपके 7 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपका विजुअल डिस्क्रिमिनेशन आता है, उसके बाद विजुअल फिगर बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन आता है, उसके बाद विजुअल मेमोरी, विजुअल क्लोजर, फॉर्म कॉन्स्टेंसी और जो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन और आई फुट कोऑर्डिनेशन। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके जो है चलते हैं और क्या क्या एक्टिविटी जो है आप करा सकते हैं बच्चों को इन कैटेगरी के अंदर जो होते हैं। जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विजुअल अवेयरनेस।
कि अक्सर करके जो माता पिता होते हैं, जब उनका बच्चे में लो विजन होता है तो ये सोचते हैं कि यदि वो अपने बच्चा जो है नेत्रों का ज्यादा उपयोग करेगा तो वो नेत्र खराब हो जाएंगे। लेकिन ह्यूमन बॉडी ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी के साथ क्या है कि जिस चीज का आप उपयोग नहीं करेंगे वो आप उसको लूज करेंगे। सीधा सा है कि यूज इट और लूज इट। आपने इसका जो है ताजा उदाहरण देख सकते हैं। जब आपका हाथ कभी टूट जाता है, आप प्लास्टर बांधते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपका हाथ जुड़ चुका है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने हाथ से काम करना बंद कर दिया था तो हाथ काम करना नहीं करता। फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है कि वो आपके हाथ को एक्सरसाइज कराता है, मसल्स फिर से पावर में आते हैं। तो हमारी जो बॉडी है, जिस चीज का हम यूज नहीं करेंगे उसे लूज कर देंगे। तो हमें जो पेरेंट्स हैं उनको ये अवेयर करना है कि बच्चा लो विजन है तो उसको अधिक से अधिक जो है अवेयर करे कि वो अपने नेत्रों को यूज करे देखने के लिए, अपने डे टू डे कार्य करने के लिए जो है। अनलेस एंड अनटिल जो होते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसके नेत्रों में ना हो। यदि है प्रॉब्लम तब तो फिर यूज नहीं कर सकता है, लेकिन यदि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं, इससे पेन नहीं है, तो उस केस में जो होते हैं आप बच्चे को जो है मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने नेत्रों का यूज करें देखने के लिए जो होते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा वो अपने नेत्रों का उपयोग करेगा वो उतना ज्यादा जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो होते हैं उसकी दक्षता जो है बढ़ेगी जो है। उसमें जो सबसे पहले चीज क्या है, विजुअल अवेयरनेस। देखिए विजुअल अवेयरनेस के लिए क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो उसके कमरे में जो है आप लाइट लगा सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कलरफुल ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं। बच्चा जो है बहुत छोटा है तो जो बॉटल फीडिंग होती है उस पर कलरफुल जो होते हैं टेप चिपका सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चा जो है अवेयर होगा चीजों को देखने के लिए जो होते हैं। उसके आसपास विभिन्न प्रकार के उद्दीपन यदि आप देखते हैं, जैसे लाइट है यदि ऑन एंड ऑफ हो रही है, आजकल तो बहुत सारे जो होते हैं लाइट्स अवेलेबल है। इनके अलावा आप बैलून्स लगा सकते हैं कलरफुल होते हैं। तो क्या होगा, बच्चा बार बार जो है अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसको देखने की कोशिश करे। तो इस तरह के बहुत सारे जो एक्टिविटीज हैं जहाँ पे कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो इल्यूमिनेट करते हैं, चमकते हैं, इनको आप बच्चे के आसपास रख सकते हैं जिससे कि बच्चा जो है देखने के लिए अवेयर हो। इसी को हम कहते हैं विजुअल अवेयरनेस। क्योंकि बच्चा जब तक अवेयर नहीं होगा तब तक वो आगे के जो कार्य हैं नेत्रों के वो नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज आती है कि विजुअल अटेंशन, मतलब बच्चा जो देख रहा है उसको उसके ऊपर अटेंशन दे देते हैं। हम अटेंशन कब देते हैं, ध्यान रखिए कैसे देते हैं अटेंशन। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसी लाइनें जो मोटे अक्षरों में होते हैं तो उस पर क्या जाता है, हमारा अटेंशन जाता है। मतलब यदि बहुत सारे स्टिमुलाई हैं, मतलब बहुत सारे उद्दीपन है, यदि उसमें से कोई ऐसा एक उद्दीपन है जो कि अलग है, उस पर हमारा तुरंत अटेंशन जाता है, स्वाभाविक है। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे आप कार लेकर के आ रहे हैं बच्चे के पास होते हैं, तो अटेंशन कब देगा बच्चा कार, उसकी पहिए को घुमा दीजिए, आवाज आएगा, तो बच्चा जो है घूमते हुए पहिए की तरफ अपने नेत्र को देखने की कोशिश करे कि आवाज आई कहाँ से। या डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑब्जेक्ट्स आते हैं शाइनिंग वाले जो होते हैं, या आप सिंपल जो है मिरर यूज कर सकते हैं बच्चे को जो है उसके जो फेस है, आईज है, नोज है, वो दिखाने के लिए। तो बच्चा क्या करेगा, उस पर अपना अटेंशन देगा जो होते हैं। इनके अलावा आप कोई भी साउंडिंग ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, लाइटिंग ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, जो आप बच्चे के सामने उसको प्ले कर सकते हैं। तो बच्चे का अटेंशन वहां पे बरबस ही जाएगा जो है, और इस प्रकार से वो विजुअली जो है अटेंटिव होगा जो है देखने के लिए जो है। उसके बाद आता है कि देखने के लिए एक और सबसे जरूरी चीज क्या है, विजुअल फिक्सेशन। कि जब आप देख रहे हैं तो तभी आप किसी चीज को अच्छी तरीके से देख सकते हैं जब आप अपने नेत्र को कम से कम 10 से 20 सेकंड होते हैं कहीं पे फिक्स करें। जैसे यदि मुझे यहाँ पे कुछ देखना है तो मुझे कुछ देर उसकी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन तो करनी पड़ेगी, हमें अपने नेत्र को फिक्स करना पड़ेगा, तभी हम उस ऑब्जेक्ट्स के जो माइन्यूट फीचर्स है उसको कैप्चर कर सकते हैं। यदि हम फिक्स नहीं कर पाएंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट्स के जो फीचर्स हैं उसको हम कभी भी नेत्रों से कैप्चर नहीं कर सकते। तो फिक्सेशन इसमें दो तरह का होता है, एक तो है नियर फिक्सेशन और एक होता है फार फिक्सेशन। मतलब बच्चे को दोनों ही ट्रेनिंग देना है कि वो पास की जो वस्तु है उस पर भी अपने नेत्रों को फिक्स कर सके, और साथ ही साथ जो होते हैं जो दूर की वस्तु है उस पर भी जो है अपनी आंखों को फिक्स कर सके। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स लीजिए, शाइनिंग ऑब्जेक्ट जैसे उसके कलरफुल जो होते हैं, कार का यूज कर सकते हैं, बॉल्स का यूज करते हैं। एक जो है आप नजदीक देखिए और एक पास में देखिए, और बच्चे से बोल सकते हैं कि मेरे जो है राइट हैंड में क्या है,
मेरे लेफ्ट हैंड में क्या है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, अपने आंखों को, फिक्सेशन को राइट से लेफ्ट ले जाएगा, लेफ्ट से राइट ले जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि आपने अपने हाथ को नजदीक और दूर किया हुआ है, तो क्या होगा कि नियर ऑब्जेक्ट पे भी फिक्स करेगा और फॉर ऑब्जेक्ट पे भी फिक्सेशन करना सीखेगा। तो इस तरह से आप डेली लाइफ में जो होते हैं विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की सहायता से जो है आप बच्चे को विजुअल जो फिक्सेशन है उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके बाद आता है विजुअल फोकसिंग। फोकसिंग का मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज को देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने फोकस को बढ़ाना पड़ता है। जैसे हमें पास की वस्तु रखना है तो नियर फोकस कहलाएगी, इसके अलावा दूर की वस्तु देखना है तो फार फोकसिंग कहलाएगी। तो इसमें जो नेत्र का जो लेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेंस जो होते हैं आपकी आंखों का क्या होता है, बिल्कुल लचीला होता है, और उसमें जो होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगे रहते हैं। तो जब सस्पेंसरी लिगामेंट खिंचाव पैदा करते हैं तो लेंस क्या होता है, थिन हो जाता है। तो आप जो जब थिन होता है तो आप दूर की वस्तुओं की तरफ फोकस कर पाते हैं, और जब पास की वस्तु को देखना होता है तो ये जो है सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह से जो है आप पास की वस्तुओं को देखने के लिए जो है अपने नेत्रों का यूज कर पाते हैं। तो हमको भी बच्चों को जो है विजुअल जो है फोकसिंग सिखाने के लिए क्या करना है, विभिन्न प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक टेबल पे जो है एक सीरीज में रख दीजिए, और रखने के बाद बच्चे को जो है 6 मीटर के डिस्टेंस पे ले जाइए और एक एक करके वस्तुओं के नाम पूछते जाइए, कौन सा वस्तु आप इस समय देख रहे हैं। यदि बच्चा 6 मीटर की दूरी पे नहीं देख पा रहा है उसे थोड़ा और पास ले जाइए, और जहां तक हो सके टेबल के पास भी आकर के बच्चा देखना चाहता है तो टेबल के पास तक उसे ले जाइए, और बच्चे को छूने मत दीजिए, क्योंकि अक्सर करके जो लो विजन बच्चे होते हैं जब वो देख नहीं पाते हैं तो अपने हाथों का और स्पर्श का यूज करते ज्यादा होते हैं। हमें उसे अवॉइड करना है बच्चों के साथ, कि बच्चा जो है अपने नेत्रों का यूज करे जो है फोकसिंग करने के लिए होते हैं। तो आप 1 बाय 1 जो है फोकस कर सकते हैं बच्चों को, पहले नियर, उससे दूर, उससे दूर, एक एक करके जो है आप, जैसे एक सीरीज में आपने एप्पल लगा दिया, मैंगो लगा दिया, टमाटो, पोटैटो, इस तरह से लगा दिया आपने एक लाइन से, और बच्चे से एक एक करके पूछते जा रहे हैं कि एप्पल के पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके, और देखना कितना दूर तक जो है बच्चा फोकस कर सकता है। ये जो है ट्रेनिंग जो है आपको रोज जो है इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि बच्चे की जो फोकसिंग एबिलिटी है वो डे बाय डे जो हैं इंक्रीज होए जो है। हो सकता है कि बच्चा पहले दिन जो हैं सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट तक फोकस कर पाए, उसके बाद जो है 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जो है उससे आगे की भी फोकस कर सके जो है। तो फोकसिंग के लिए जो है आपको बच्चे को इस तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके बाद आता है विजुअल फ्यूजन जो हैं। अक्सर करके जो स्क्विंट वाले बच्चे होते हैं, स्क्विंट का मतलब है तिरछी, जिनकी आंखें जो है तिरछी रहती हैं, तो स्क्विंट वाले बच्चों के साथ होते हैं आपको विजुअल फ्यूजन रखना पड़ेगा, जहां पे आप बच्चे को कह सकते हैं कि चीजों की तरफ एकाग्रित करे जो है। अक्सर करके इनकी आंखें जो है, आई बॉल जो है वो अपने पोजीशन पे नहीं रहती है, तो आप बच्चों को जैसे पेन है, पेंसिल है, उसको रख दिया, बोला इसकी जो है टिप पे जो है फोकस करिए जो है। तो इस तरह से जो है वो क्या करेंगे, अपने जो नेत्र है उसको एक जगह पे फ्यूज कर सकेंगे। तो इस तरह से जो स्क्विंट वाले जो बच्चे हैं जब वो देखते हैं तो अपने गर्दन को जो है मूवमेंट करते हैं, जबकि उन्हें नेत्रों को अपने मूवमेंट देना चाहिए जो है। तो इस तरह से जो इनकी स्क्विंट की जो समस्या है उसको काफी हद तक हम विजुअल जो फ्यूजन एक्सरसाइज है, जो ट्रेनिंग है, उससे जो है कंपनसेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विजुअल ट्रैकिंग, मतलब कि नजर दौड़ाना जो होते हैं। नजर दौड़ाने का मतलब यहाँ पे ये है कि किस प्रकार से आप अपने आंखों के द्वारा जो होते हैं गतिमान जो वस्तुएं हैं उनका पीछा करना। अक्सर देखते हैं जब हम किसी जो है मूवमेंट वाले चीजों को देखते हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमें अपने नेत्र को जो है ट्रैकिंग के लिए ले जाना पड़ता है। तो ट्रैकिंग करने के लिए कई चीजें हैं, जैसे यदि आप चाहें तो घर में जो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उसको बोल सकते हैं, उसकी ट्रैकिंग करिए, या कमरे में कहीं पे भी लाइट ऑन कर दिया, बच्चे से बोला ये लाइट जहां तक आ रही है वहां तक आप जाइए, ट्रैकिंग करिए जो है उसकी जो है। या जो है आप जमीन पे जो है कोई ट्रैकिंग पार्ट बना सकते हैं और उस पर लाइट लगा सकते हैं कि आप इस ट्रैकिंग पार्ट पे चल के दिखाइए लाइट की तरफ जो है। तो इस तरह से जो है आप बच्चों को डे टू डे लाइफ में विभिन्न प्रकार की ट्रैकिंग एबिलिटी करा सकते हैं। इनके अलावा जो ट्रैकिंग एक्सरसाइज है वो किताबों को पढ़ने में, जो आप जब किताबें पढ़ते हैं तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन से फर्स्ट सेंटेंस से लास्ट सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी आप ट्रैकिंग कर रहे हैं। या जो होते हैं आप बच्चों को ट्रैकिंग करने के लिए जो है पेपर पे लाइन बना सकते हैं और बच्चों से बोल सकते हैं कि उस पर जो है बिंदी चिपकाएं और ट्रैक करें और उसी लाइन पे चिपकाना है। तो इस तरह से कई ट्रैकिंग एक्सरसाइज होते हैं आप बच्चों को करा सकते हैं। उसके बाद आता है विजुअल स्कैनिंग।
देखिए विजुअल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? विजुअल स्कैनिंग का मतलब यदि आपके पास होते हैं बहुत सारे जो होते हैं उद्दीपन है, उसमें से एक किसी पर्टिकुलर उद्दीपन का चयन करना, उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। मतलब बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर वस्तु को स्कैन करने का मतलब है, किसी पर्टिकुलर वस्तु को उठाना ही जो है आपका विजुअल स्कैनिंग है। तो विजुअल स्कैनिंग करने के लिए कई चीजें हैं। जैसे यदि आपने वर्ड दे दिया, वर्ड में बोला कि इसमें जितने ए अक्षर हैं उनको जो है स्कैन करके जो होते हैं वो स्कैन कर रहा है। या जो है आपने कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बना दिया, ओवरलैप करके एक ट्रायंगल बना दिया, उसके ऊपर सर्किल बना दिया और उसमें कुछ नंबर लिख दिए और उसमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको आपने रिपीट कर दिए और उसमें आपने बोला बच्चे से कि इसमें जो नंबर 5 जहां जहां है उस पे जो है आप बताइए कहाँ कहाँ पे लाए। इनके अलावा आप कलर से भी स्कैनिंग करा सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे कलर दिए और बोला आप सिर्फ और सिर्फ जो है येलो कलर को स्कैन करिए, जो है येलो कलर को उठाइए जो है। तो स्कैनिंग है वो रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करते समय हम क्या करते हैं, लेटर्स की स्कैनिंग करते हैं और लेटर की फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को स्कैन करके पूरे वर्ड को जो है हम बोल देते हैं। तो इस तरह से जो है आप स्कैनिंग जो है बच्चों को सिखाते हैं। स्कैनिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो कि आप पहले जो है सिंपल स्कैनिंग कराइए और इसको जो है आप ज्यादा डिफिकल्ट लेवल तक ले जा सकते हैं कि बच्चा कितने अच्छे प्रकार से स्कैनिंग कर रहा है। तो ये जो है अभी तक आपने जो देखा ये सारे जो है ऑप्टिकल फंक्शनिंग की थी, जहां ऑप्टिकल फंक्शनिंग का मतलब है कि हम अपने नेत्र के जो है लेंस, कॉर्निया और रेटिना इन सबको जो है क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं चीजों को बेहतर ढंग से देखने के लिए और उनकी जो है कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है परसेप्चुअल फंक्शनिंग होते हैं। परसेप्चुअल फंक्शनिंग का मतलब ये है कि आपको नेत्रों का तो यूज करना है, साथ ही साथ होते हैं आपकी जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि आपकी जो विजुअल कॉर्टेक्स है यदि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, सब कुछ सही होते हुए भी जो है आपके जो ब्रेन में उस चीज का इमेज नहीं बनेगा और इमेज नहीं बनता है तो आप उस वस्तु का क्या मीनिंग है, क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो आप पहचानने में अपने आप को असमर्थ प्राप्त करते हैं। उसमें जो पहला चीज है वो है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। विजुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब है विभेद करना जो है, मतलब नेत्रों के द्वारा जो है वस्तुओं के बीच में विभेद करना। तो इसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। जैसे आप जो है एक एक्टिविटी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के शेप जो हैं। आपने एक पेपर पे जो है सर्किल चिपकाया और उसमें एक जगह पे ट्रायंगल पेस्ट कर दिया और बच्चे से बोला कि जो है आप इसमें से बताइए कौन सा जो फिगर है वो सबसे अलग है। तो इस तरह से उसने क्या किया, शेप को डिस्क्रिमिनेट कर लिया। इसी प्रकार से जो है आप कलर डिस्क्रिमिनेशन बच्चों को सिखा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कलर दिया आपने और बोला कि इसमें जो है कौन सा ऐसा कलर है जो सबसे अलग है, उसको आइडेंटिफाई किया तो इससे डिस्क्रिमिनेशन कर लिया। इनके अलावा जो होते हैं आप जो होते हैं उसके डे टू डे लाइफ की जो वस्तुएं यूज करता है, जैसे यदि आपने जैसे स्कूल जा रहा है बच्चा तो स्कूल में क्या क्या चीज यूज करता है, वो पेन, पेंसिल, रबड़, कटर आपने एक लाइन से पेस्ट किया और उसमें जो है एक जगह आपने जो है कुछ ऐसी चीज पेश कर, साइकिल पे या कुछ ऐसी पेश कर दिया जो कि स्कूल की एक्टिविटी से बिल्कुल अलग है। तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें से बताइए कौन सी चीजें जो बिल्कुल अलग है। या जो है आपने फ्रूट जैसे खाया उसने, तो विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स को आपने पेस्ट किया, उसी में एक फ्लावर पेस्ट कर दिया, तो आप बताइए इसमें क्या अंतर है। तो इस तरह से बच्चे की डिफिकल्टी लेवल को आप बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से जो होते हैं आप बच्चों को ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिमिनेशन सिखा सकते हैं। इनके अलावा जो है कलर का डिस्क्रिमिनेशन सिखा सकते हैं। इनके अलावा जो है ऑड वन आउट जो होते हैं, मतलब इनमें से कौन सा सबसे भिन्न है, वो भी जो है आप विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में सिखा सकते हैं। उसमें आता है विजुअल फिगर बैकग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन। विजुअल फिगर बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि पृष्ठभूमि के साथ कैसे जो है डिस्क्रिमिनेट करे जो है चीजों को, जो है मतलब पृष्ठभूमि में बहुत सारी चीजें रखी हुई है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कोई आपने कोई कहानी सिखाई जोते हैं, जैसे आपने एक कहानी बच्चों को बताई कि मंकी एंड द कैप सेलर जो है। मंकी एंड कैप सेलर की कहानी क्या है, जिसमें कि मंकी जो है कैप सेलर की जो है कैप लेकर के पेड़ों पे चढ़ जाता है। तो आप वो फिगर एक एक करके रख दिया, आप उस फिगर में, क्योंकि जो मंकी बैठे हुए कहाँ पे, पेड़ के बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं चलो इसमें आइडेंटिफाई करो इस फिगर में कहाँ कहाँ मंकी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बताओ कैप सेलर कहाँ पे है। या जो थे आप अपने कमरे की पिक्चर्स की फोटो खींच लिया और बच्चे के सामने उस फोटो को रखा,
अब आप उसमें पूछ सकते हैं कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं इसमें बताओ चेयर कहाँ पे है, स्पून कहाँ पे है, कप कहाँ पे है। तो इस तरह से बच्चा क्या है विजुअल जो होते हैं फिगर बैकग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन सीख सकता है। आप क्या है कोई फिगर लगा लिया बच्चे को, आप पेड़ का कोई फिगर ले लिया, उसमें फूल लगे हुए, फल लगे हुए हैं, पत्तियों के बैकग्राउंड में हुए हैं, तो उसमें आप पूछ सकते हैं बच्चे से कि इसमें बताओ फ्लावर कहाँ पे है, तो फ्लावर को सर्किल करो, या जो है कहाँ पे जो है आपका फ्रूट लगा हुआ है, जहाँ कहाँ पे जो है लीव्स हैं उसको सर्किल। इस तरह से जो है वो फिगर बैकग्राउंड मतलब फिगर के साथ पृष्ठभूमि के साथ होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। इनके अलावा जो हैं आप विभिन्न प्रकार के जो है मैट्स ले सकते हैं, जो कलरफुल मैट हो, येलो मैट्स, ग्रीन मैट, ब्लू मैट्स, और उसमें जो हैं कोई वस्तु रख सकते हैं जो उसके कलर के समकक्ष, जैसे कि आपने व्हाइट पे जो है ग्रे कलर का रख दिया ऑब्जेक्ट होते हैं येलो पे, तो उसमें जो है बच्चा उस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं उस बैकग्राउंड पे जो हैं। तो इस तरह से जो हैं आप बच्चे को जो है फिगर बैकग्राउंड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी बच्चे को सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है विजुअल मेमोरी जो हैं। देखिए नेत्र को ट्रेन करते समय जो हमें एक और भी इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है ट्रेनिंग का वो है विजुअल मेमोरी। मतलब कि जब आप तभी बेहतर ढंग से जो हैं चीजें देख पाएंगे जब आपकी मेमोरी में वो चीजें रहे जो है ब्रेन में, मतलब कि आपने उसको देखा और वो काफी देर तक आपकी मेमोरी में होनी चाहिए। अक्सर करके जो लो विजन बच्चे हैं क्योंकि वो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी जो विजुअल मेमोरी है वो भी बहुत ही पुअर हो जाती है। और विजुअल मेमोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके स्कूल डेज में, क्योंकि यदि विजुअल मेमोरी पूरी पुअर होगी तो क्वेश्चन आंसर का जवाब देने में भी दिक्कत आएगी जो है। यदि कोई पिक्चर आइडेंटिफिकेशन किया तो उसमें भी दिक्कत सामने देखने को मिलेगी। तो आते हैं कि विजुअल मेमोरी कैसे हम बच्चों को सिखाएं जो है। विजुअल मेमोरी के लिए क्या है, जैसे उसके डे टू डे लाइफ की बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स आपने ले लिया, गेम खेला उस बच्चे के साथ, क्योंकि ये सारे जो एक्टिविटी वो प्ले वे मेथड में बच्चे को सिखाना है। आपने रबड़ रखा, पेंसिल रखा, कटर रखा, कॉपी रखा, और बच्चे से बोला कि चलो जितनी चीजें हैं आपने देखो इसको, और उसको जो है 30 से 40 सेकंड का समय दीजिए, और बच्चे से बोलिए कि इसको अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी क्या क्या टेबल पे था। बच्चों को पीछे मूव कीजिए और बोलिए कि आप बताइए कि आपने क्या क्या वस्तुएं देखी थी जो है। तो इस तरह से आप विजुअल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। अब इसी चीज का और डिफिकल्ट करने के लिए क्या करना है कि अब आपने बहुत सारी वस्तुएं रख दी हैं, अब कहीं इसको देख लीजिए, अब मैं इसमें से एक वस्तु हटा दूंगी, आपको बताना मैंने कौन सी वस्तु जो है इसमें से हटा दिया जो है। तो आपने बच्चों को जो है 30 से 40 सेकंड का समय दिया कि वो वस्तुओं को अच्छे से देख ले, फिर आपने बोला कि आप पीछे मुड़िए, अब उसमें से एक वस्तु आपने हटा दिया। अब बच्चे से पूछिए कि अभी आपने जो वस्तुएं देखी थी उसमें से कौन सी वस्तु जो है मिसिंग है, तो वो उसकी विजुअल मेमोरी जो है इंक्रीज करेगी इस तरह से जो है। और इस चीज को और डिफिकल्ट करने के लिए क्या करना है कि आप एक समय में एक वस्तु हटाया, एक समय में एक से अधिक जो है वस्तुओं को हटा दीजिए, तो डिफिकल्टी लेवल इसकी बढ़ती जाएगी जो है। इनके अलावा जो है विजुअल मेमोरी की जरूरत कहाँ पड़ती है, व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जो है। भाई आवाज से तो हम पहचान जाएंगे, लेकिन हमें अपने नेत्रों से भी व्यक्तियों को पहचानना है। तो क्या कर सकते हैं कि उसके घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जो है पिक्चर्स लगा सकते हैं और बोल सकते हैं किन किन की जो है पिक्चर्स लगी थी। या जो है किताबों में जो है जैसे नेशनल हीरोज के बारे में पढ़ रहा है उसकी, या विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स के बारे में पढ़ रहा है उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। और बच्चों की जो है मेमोरी जो है इस तरह से जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं और उसकी विजुअल जो मेमोरी है उसको ट्रेंड कर सकते हैं। तो कई एक्टिविटीज हैं जो आप खुद भी अपने घर में प्लान कर सकते हैं। जैसे यदि आप किचन में लेके गए, आप देखिए क्या क्या डिब्बे रखे हुए हैं, इसमें से एक डिब्बा जो है आपने रिप्लेस कर दिया जो है, और पूछा कौन सा जो है बॉक्स जो है रिप्लेस हो गया बताइए जो है। या जो है उसके कबर्ड में बहुत सारे कपड़े हैं, उसके बहुत सारे फेवरेट चीजें हैं, आप बोले कि इसमें से अपने जितनी चीज देख लीजिए और उसमें से मैंने कौन सी चीज रिप्लेस कर दी, आपके फेवरेट चीज में मैंने क्या चीज ऐड कर दिया आज एक्स्ट्रा जो है उसको बताइए। तो इस तरह से जो है आप कई जो है विजुअल मेमोरी के जो है गेम्स बच्चे के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस तरह से जो है बच्चे की जो विजुअल मेमोरी है उसको जो है इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यदि आप देखिए तो एक आता है विजुअल क्लोजर। विजुअल क्लोजर का मतलब क्या है कि यदि आपको आंशिक रूप से वस्तुएं दिखाई जा रही हैं तो आप उस वस्तु के जो है संपूर्ण जो है संकल्पना को जो है बना सके जो है अपने ब्रेन में जो है, वही कहलाता है आपका विजुअल क्लोजर।
आपने देखा होगा कि हमें यदि कोई वस्तु आंशिक रूप से भी दिखाई देती है, फिर भी हम चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके लिए जो क्या करना है, जैसे उसकी पहले तो डे टू डे जो वस्तुएं हैं, जैसे कंघी है, आपने उसको हाथ में पकड़ के आधा दिखाया, पूछ दिया कि ये क्या है, या चम्मच है उसको पकड़ा जो है, या पेन है, तो आपने क्या किया, आपने हाथ से उसको ढका हुआ है और वो सिर्फ आंशिक रूप से उस वस्तु को देख रहा है और उसको पूछना है कि इस वस्तु का नाम क्या है। तो इस तरह से, या जो थे आप कोई पिक्चर बना रहे हैं, वो पिक्चर आपने बनाया और उसमें से दूसरे वाले पिक्चर में कुछ चीजें मिस कर दीजिए, जिससे जो है दो घोड़े बनाया और उस घोड़े में से उसकी पूंछ मिटा दिया और पूछा बच्चे से, बताओ इसमें क्या चीज मिसिंग है सेकंड वाले पिक्चर में। तो इस तरह से जो है आप उसकी जो है विजुअल जो है क्लोजर की एक्टिविटी करते हैं। और आजकल जो है मार्केट में भी देखिए तो जिगजॉग होते हैं, गेम आते हैं जिसमें चीजों को जोड़ना पड़ता है। मतलब आपने उसको फिगर दिया, जैसे आपने जो है एक जिराफ का मॉडल लाया या जो है एलिफेंट का मॉडल लाया, पूरा मॉडल दिखाया और उसमें से एक चीज हटा लिया जो थे। अब आप पूछ सकते हैं कि बच्चे से कि इसमें क्या चीज मिसिंग है, मिसिंग पार्ट बताइए जो है। तो इस तरह के जो है विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी है वो आप विजुअल क्लोजर में कर सकते हैं। इनके अलावा जो है बच्चा यदि लेटर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है तो आप जो है ई अक्षर है उसकी ऊपर वाली नीचे वाली डंडी हटा दिया, ऊपर वाली जो है हाफ कर दिया और बोला बच्चों से ये कौन सा लेटर है और उसको कंप्लीट करो पेन से जो है। तो वो आपको बता सकता है कि इस तरह से क्या कर सकते हैं। आपकी विजुअल एक्टिविटी, कई एक्टिविटी हैं जो आप कर सकते हैं। इनके अलावा जो है पिक्चर्स आपके ले सकते हैं, पिक्चर्स को जो है आधा ड्रॉ करिए जो थे और बच्चों से बोलिए कि इसमें ये किस चीज का जो है पिक्चर है, उसको आइडेंटिफाई करिए जो है। तो इस तरह के जो है विजुअल क्लोजर की काफी एक्टिविटीज हैं जो कि आप प्लान कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट यदि हम देखें तो वो है फॉर्म कॉन्स्टेंसी होते हैं। फॉर्म कॉन्स्टेंसी का मतलब है कि नेत्रों को इस प्रकार से ट्रेन करना, यदि वस्तुएं जो है विभिन्न जो है ओरिएंटेशन में रखी गई हो, मतलब विभिन्न जो है एंगल में रखी गई हो, तब भी जो है चीजों को आइडेंटिफाई कर सके जो है। यदि आप वस्तुओं को विभिन्न एंगल्स में रखे गए हैं, विभिन्न ओरिएंटेशन में रखे गए हैं, विभिन्न जो है स्पेशल अरेंजमेंट में रखे गए हैं और उसमें भी जो है आप वस्तुओं को आइडेंटिफाई करने की जो क्षमता है वही कहलाता है आपका फॉर्म कॉन्स्टेंसी जो है। तो फॉर्म कॉन्स्टेंसी करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं आप, उसके लिए जो थे जैसे यदि आप कुछ दूरी पे बच्चे को खड़ा कर दीजिए और जो हैं जैसे बॉटल है उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करिए जो हैं, बच्चा जो है उस बॉटल को चेंज करे जो हैं। या जो है आप चम्मच है जैसे है, स्पून है, उसको विविध आकृतियों को दिखाइए, अलग अलग जो है डायरेक्शन में जो है उसको प्लेस रखिए जो हैं और बच्चे से पूछिए कि जो है ये किस ओरिएंटेशन में है। मतलब यदि बाल्टी है, बाल्टी तो एक सीधा देखा, एक बाल्टी को जो है उल्टा करके रख दिया, बाल्टी को जो है लिटा के रख दिया जो हैं। तो ये विभिन्न ओरिएंटेशन हो गया। उस ओरिएंटेशन में बच्चे को जो है वस्तुओं को आइडेंटिफाई करना सिखाना। अक्सर करके जो लो विजन वाले बच्चे हैं वो जो है जब वस्तुओं को विभिन्न प्रकार की ओरिएंटेशन में रखा जाता है तो वो चीजों को आइडेंटिफाई करने में समस्या का सामना करते हैं। तो आपको नेत्रों को इस तरह से ट्रेन करना है कि जो बच्चा है वो वस्तुओं को जब हम विविध ओरिएंटेशन में रखे तो भी उन वस्तुओं को वो आइडेंटिफाई कर सके जो है। तो ये कहलाता है आपका फॉर्म कॉन्स्टेंसी जो है। तो कई एक्टिविटी है जो कि आप अपने घर में प्लान कर सकते हैं। जैसे पिक्चर है, एक पिक्चर दिखाया आपने, उस पिक्चर को जो थे अलग अलग ओरिएंटेशन में जो है पेस्ट किया और बच्चे को बोलिए कि क्या चीज है, क्या उस समय उस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं जो है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट यदि आप देखें तो वो आता है आपका विजुअल जो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन और आई फुट कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आंखों और हाथों के सामंजस्य के साथ होते हैं नेत्र का यूज करना जो है। जैसे हाथों का और नेत्रों का सामंजस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप अपने डे टू डे लाइफ में कोई काम करना चाहते हैं। उसी प्रकार से नेत्र और जो है पैरों का जो सामंजस्य है वो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है जब आप कोई भी चलने फिरने का काम करते हैं या कोई भी गेम या स्पोर्ट्स में लेते हैं भाग। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन और आई फुट कोऑर्डिनेशन दोनों ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है। अब आते हैं कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब कि व्यक्ति जो है, जो बच्चा है, वो अपने नेत्रों और हाथों के बीच में उसके सामंजस्य स्थापित करना है। जैसे इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे को कोई फिगर दे दीजिए
और आप बच्चे से बोलिए कि उसकी बाउंड्री वॉल बना दीजिए और बोलिए बच्चे को कि आप बाउंड्री वॉल से बाहर जो है पेंट नहीं करना है, आप इस बाउंड्री वॉल के अंदर ही जो है आप पेंट करिए होते हैं। तो ये अगर बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है एक तरीका तो ये है बढ़ाने का। इनके अलावा आप बच्चे को विभिन्न प्रकार के गेम्स कर सकते हैं, जैसे आप जो है कप बिल्डिंग किया आपने, कप बिल्डिंग होती है ना, अलग विभिन्न प्रकार की आकृतियां, उनको एक के ऊपर एक लगाना है, ये भी इसके लिए भी क्या चाहिए आपको, आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। इनके अलावा आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो होते हैं एमिंग के लिए चाहिए, मतलब कहीं किसी भी चीज के ऊपर आप एम करना चाहते हैं तो वहां भी क्या चाहिए आपको, आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो अपने डे टू डे लाइफ में जैसे यदि आपने गेंद वो खेला होगा बचपन में, जो होते हैं गेंद के द्वारा जो होते हैं पत्थर के जो स्टैक्स होते थे उस पर निशाना लगाना जो होता है, याद होगा आप सभी को जो होते हैं, अभी आपने जो है बचपन में खेला होगा इस गेम को जो होते हैं, उसमें क्या चाहिए आपका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। या जो क्रिकेटर जब विकेट पे जो है बॉल को थ्रो करता है वहां पे उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा ना हो तो बॉल कभी भी विकेट पे नहीं लग सकता। तो इस तरह के कई गेम्स हैं जो आप बच्चे के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसे आप प्लास्टिक के विकेट्स मार्केट में मिलते हैं, उसको लगा दिया और बॉल दे दिया बच्चे को, और आपने बोला कि अपने हाथ को से जो है विकेट के ऊपर निशाना लगाइए जो है, और निशाना तभी लगेगा जब वो अपने नेत्रों का सही इस्तेमाल कर रहा हो, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। इनके अलावा जो होते हैं जैसे बास्केटबॉल होता है, घर में आपने कोई बास्केट लगा दिया और बॉल दे दिया और बोला कि बॉल को बास्केट के अंदर डालिए जो होते हैं, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है। इनके अलावा आई हैंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए कई एक्टिविटीज आती हैं, जैसे आपने जो है कोई अक्षर बना दिया और बच्चे से बोला कि उसके ऊपर बिंदी चिपकाइए, तो लाइन के ऊपर यदि बिंदी चिपका रहा है तो वहां पे क्या चाहिए आपका, आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए जो होते हैं। या आपने कोई चीज ट्रेस करने के लिए दे दिया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको ABCD जब लिखना होता है तो उसमें ट्रेसिंग करने के लिए कहा जाता है कि आप उसको ट्रेस करिए जो होते हैं, तो वो भी क्या है आपका एक आई हैंड कोऑर्डिनेशन की काफी अच्छी जो है एक्टिविटी है, जो कि आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा क्या है कि अपने नेत्रों का और अपने हाथों के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करना सीख जाएगा, और इस तरह से जो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी बच्चे की। साथ ही साथ जो है जो बच्चा है उसकी राइटिंग जो है लाइन में होगी, क्योंकि आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तभी वो लाइन में लिख पाएगा, नहीं तो लाइन में नहीं लिख सकता। तो कई एक्टिविटीज है जो आप बच्चे को प्लान कर सकते हैं। इनके अलावा बच्चे को आप जिग जॉग लाइन दे सकते हैं कि आप जो है मार्कर पेन से जो होते हैं उस जिग जॉग लाइन को जो है ट्रेस करिए जो होते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो होते हैं आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन की और भी हैं एक्टिविटीज होते हैं जो करा सकते हैं, जैसे जो है आप एक रस्सी दे दीजिए जो होते हैं और उसमें बीड्स आते हैं, मोतियां आती हैं, आप बोल सकते हैं कि मोतियों को रोप के अंदर डालिए जो होते हैं, ये भी एक आई हैंड कोऑर्डिनेशन का जो है एक्टिविटी है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन होते हैं अपने घर में भी बहुत सारे हैं जो एक्टिविटीज हैं जो आप जिसमें जो है जरूरत पड़ती है आई हैंड कोऑर्डिनेशन की। जैसे कोई फल है उसके छिलकों को उतारना है, वहाँ क्या चाहिए आपका, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। या अपने घर में कोई भी कार्य जो बच्चा करता है तो वहाँ पे भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन कई एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। बिल्डिंग द गेम्स है उसमें भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी जो है। तो इसमें क्या है कि एज ए पेरेंट्स जो है, एज ए स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास वातावरण में बहुत सारे जो होते हैं ऐसे जो है सामग्री है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप प्लान कर सकते हैं बच्चे के लिए जो होते हैं, जिसमें आप बच्चे को आई हैंड कोऑर्डिनेशन हुआ या जो इसके अलावा जो मैंने इसके पूर्व में जो है बहुत सारी जो एक्टिविटीज बताई हैं उनके लिए जो है आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यदि आप देखें तो आई फुट कोऑर्डिनेशन होता है। आई फुट का मतलब है कि अपने आंखों और पैरों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना सीखना होता है। तो इसके लिए कई एक्टिविटीज हैं जो आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो आप कहीं पे भी गिर सकते हैं, क्योंकि चलने दौड़ने और किसी भी खेल में भाग करने के लिए जो है आपको आई फुट कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है जो है। जैसे आई फुट कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों को बहुत सारे गेम्स आते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में जो है आपने एक पाथ बना दिया और उस पाथ में कई एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे आप डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए जो है पहले तो एक सिंपल पाथवे पे बोलिए उसको मूव करने के लिए, पाथवे सीधा पाथवे पे मूव किया। उसके बाद आप जिगजॉग पाथवे पे बोलिए उसको मूव करने के लिए जो है। उसके बाद उस पाथवे पे जो है कुछ एक्टिविटी रख सकते हैं
कि जैसे यदि आप इस पाथ पे गए, वहां लिख दिया जंप, तो बच्चे को क्या करना है, वहां पे जाकर के जंप करना है। उसके आगे पे आपने बात लिख दिया कि जो है आपको जो जंप करना है उसमें अपने हाथों को फैलाना, स्ट्रेच योर आर्म्स वाइल जंपिंग होते हैं, तो वहां जा करके वो, तो बच्चों को जो है एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारे जो होते हैं आई फुट कोऑर्डिनेशन आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप गोल पोस्ट, फुटबॉल है, गोल पोस्ट है, मैदान में ले गए, फुटबॉल दिया, गोल पोस्ट है, और बोलिए पैर से जो है गोल के अंदर मारे जोते हैं, ये किक करे जो है बॉल को, जिससे कि जो है बॉल वो गोल पोस्ट में जा सके जोते हैं। या जोते हैं आप तो बचपन में देखा होगा, पहले हम लोग जो है चिब्बे होते थे, पैर से जोते हैं, मारते जोते हैं, एक डेस्टिनेशन पे ले जाते थे। जैसे आपने क्लास में मार्बल का जो है कोई चीज रख दिया और लकड़ी का या कोई चीज है, और उसको बोला कि पैरों से जो है उसे मारते हुए गोले के अंदर ले जाओ जोते हैं। ये क्या है आपका आई फुट कोऑर्डिनेशन वाले एक्टिविटीज हैं जो आप प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आपने देखा तो जो असेसमेंट है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट है, खास करके जो अल्पदृष्टि वाले जो बालक है। और अभी तक आपने जो है असेसमेंट देखा, कैसे आप असेसमेंट करेंगे जो हैं, असेसमेंट किट में क्या क्या चीजें जो है सम्मिलित करेंगे। अब आते हैं कि जनरल प्रिंसिपल क्या है कि असेसमेंट करते समय क्या क्या चीजें को हमें ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहली चीज है कि जब आप असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट करने से पहले जो है आप बच्चे की एक जनरल जो है इंफॉर्मेशन आपके पास बच्चे की होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर कर सकते हैं, बच्चे के पेरेंट्स से, बच्चे के जो है ऑप्थोमोलॉजिक रिपोर्ट से जो है, इनके अलावा बच्चे के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे बात करके, बच्चे की जो बिहेवियर है, मतलब कैसा बिहेव करता है, बच्चे का जो है मूवमेंट का पैटर्न कैसा है, किस प्रकार से वो मूव करता है, तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं उनसे जो है आप बच्चे की नेत्रों की क्या स्थिति है उसका जो है जो एक समरी रख सकते हैं। उसके बाद जो आप ये फंक्शनल विजन असेसमेंट जो सिखा रहे हैं, ये जो है ऐसा नहीं है कि फंक्शनल विजन जो आज सिखा देंगे और बच्चे की आंखें सही हो जाएंगी, बच्चा जो है उसकी फंक्शनिंग हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि जो जो विजुअल फंक्शनिंग असेसमेंट हम कर रहे हैं या विजुअल एफिशिएंसी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके द्वारा किसी भी बच्चे की विजुअल एक्टिविटी नहीं बढ़नी है, उसकी विजुअल फील्ड नहीं बढ़नी है, बल्कि जो है उसकी जो नेत्रों की कार्य दक्षता है, जो उसकी विजुअल फंक्शनिंग है वो बढ़ सकती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही एक एग्जाम्पल बताया, अभिनव बिंद्रा अपना बताया कि मेरी भी 6x6 विजुअल एक्टिविटी है, फील्ड ऑफ विजन भी ठीक है अभिनव बिंद्रा की भी, लेकिन अभिनव बिंद्रा जब गन फायर करेंगे तो उनका सही निशान लगेगा, वो गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे, लेकिन मैं करूँ तो शायद नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने नेत्रों को उसके लिए जो होते हैं ट्रेंड नहीं किया हुआ है। तो इस बात, और उसके अलावा जो है आपने देखा कि जो हमारी जो बॉडी है वो एक प्रिंसिपल वर्क करती है, यूज इट और लूज इट होते हैं, मतलब आप जिस चीज का यूज नहीं करेंगे वो लूज कर जाएंगे। और पेरेंट के बीच में जो मिथ है कि यदि नेत्र का बच्चा ज्यादा यूज करेगा तो उसके जो है नेत्र खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नेत्र तभी खराब होंगे जब आप इम्प्रॉपर लाइट में वर्क करते हैं, मतलब यदि आप बहुत अंधेरे, मतलब ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर रोशनी बहुत ही कम है, तो वहां पे आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। इनके अलावा जो होते हैं आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, घंटों आप कंप्यूटर या स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपके नेत्र पे जो है उसका विकृत जो है प्रभाव पड़ेगा। नेत्र जो होते हैं यदि आप नेत्र को ट्रेन करते हैं किसी चीज के लिए होते हैं तो उससे नेत्र आपकी खराब नहीं होते। नेत्र अभी खराब होंगे जब आप अनहेल्दी होते हैं वर्क प्लेसेस पे काम करते हैं। अनहेल्दी वर्क प्लेसेस का मतलब जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है, जहाँ पे आपके बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, साथ ही साथ होते हैं आप ऐसी कंप्यूटर या स्क्रीन पे काम करें जहाँ से बहुत ज्यादा रेडिएशन आ रहे हैं, घंटों आप कंप्यूटर या मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, तो वहां पे जो है आपके नेत्र वहां पे जो है आपके जो है नेत्रों में विकार देखने को मिल सकता है। इनके अलावा जो है आप अपना जो है प्रॉपर असेसमेंट नहीं करा रहे हैं एज के साथ। देखिए हर आदमी को जो है आफ्टर जो है 30s के बाद जो होते हैं अपने नेत्रों का एक फॉर्मल असेसमेंट कराते रहना चाहिए होते हैं, जिससे कि उसके जो नेत्र हैं वो प्रॉपरली जो है उसका सही टाइम पे असेसमेंट हो जाएगा। तो उससे क्या फायदा है कि जो नेत्र है वो अच्छे से जो है कार्य कर सकेंगे जो है। इनके अलावा जो मैंने आपको फंक्शनिंग बताई देते हैं, इसमें आपको मैंने ऑप्टिकल फंक्शनिंग के बारे में बताई, इनके अलावा देते हैं परसेप्चुअल फंक्शनिंग बताई। ये दोनों जो कंपोनेंट है वो स्कूल की एक्टिविटी में सम्मिलित हो, पेरेंट जो है घर में सम्मिलित करें, जिससे क्या होगा कि जो बच्चा है उसको जो है उसकी जो नेत्रों की जो दक्षता है, जो कार्य कुशलता है नेत्रों की जो होते हैं उसमें जो है समृद्धि होगी,
और बच्चा जो है बेहतर ढंग से जो है अपने नेत्रों का यूज कर सकेगा। और जब असेसमेंट करते हैं तो उसमें बच्चे का जो है हेल्थ देखना बहुत जरूरी है। जब आप फंक्शनल विजन असेसमेंट कर रहे हैं तो बच्चे का हेल्थ कंडीशन बहुत जरूरी है। यदि बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और उस समय आप कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे जो असेसमेंट है वो आप एक ही दिन में कर दे, नहीं, तुमको विजुअल अवेयरनेस से लेकर के आई हैंड आई फुट कोऑर्डिनेशन तक जाना है। आपको ये देखना कहाँ तक बच्चा कर पा रहा है, वहां तक आप नेक्स्ट डे उससे आगे का जो है कार्य करा सकते हैं। उसके बाद जो है बच्चा जो यदि आप सेम एक्टिविटी जो है डेली रिपीट करेंगे तो बच्चा जो है अपना इंटरेस्ट खो देगा जो है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक से ज्यादा जो है एक्टिविटीज आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए जो है कि आप विजुअल अवेयरनेस जो थे आज इस वस्तु से किया है तो अगले दिन किसी और वस्तु से विजुअल अवेयरनेस करेंगे। आज आई हैंड कोऑर्डिनेशन का ये एक्टिविटी किया है तो कल जो है हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन कोई दूसरा एक्टिविटी करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेटेड रहेगा। मोटिवेटेड रहना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, खास करके आपके जो फंक्शनल विजन असेसमेंट है या जो है विजुअल एफिशिएंसी जो ट्रेनिंग है इसके लिए जो है। क्योंकि बच्चा यदि मोटिवेशन खो दिया तो वो कभी भी जो है देखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा और उसकी जो है विजुअल जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही पुअर हो जाएगी। उसके बाद जहां पे भी आप असेसमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो असेसमेंट होता है 1-to-1 बेसिस पर होता है। ये नहीं कि आप एक साथ कई बच्चों के असेसमेंट कर रहे हैं। मतलब आपका जो कमरा होना चाहिए शांत होना चाहिए और जो असेसमेंट है उसमें जो है आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करिए होते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो वो अवेयर होंगे बच्चे को वो सारे कार्य होते हैं दोबारा घर पे कराने के लिए होते हैं। तो पेरेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, खास करके विजुअल जो है फंक्शनिंग में। वो अपने बच्चों को अपने डे टू डे लाइफ में कैसे जो होते हैं विजुअल फंक्शनिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उसको सम्मिलित करे जो होते हैं। कई चीजें हैं जो एक्टिविटीज वो डे टू डे लाइफ में करते हैं उसको आप विजुअल फंक्शनिंग के साथ अटैच कर सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट यदि आप देखें तो जो विजुअल फंक्शनिंग है उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपके पास फंक्शनल असेसमेंट किट होना चाहिए, जहां पे आप विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को कराने के लिए मटेरियल्स इकट्ठा कर सके। 2D 3D जो मटेरियल्स हैं, कलरफुल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ई कार्ड है, ई चार्ट है, आपके पास मेजरिंग टेप हो, आपके पास स्नेलन चार्ट होना चाहिए, जिससे कि आप बच्चे का प्रॉपर जो है असेसमेंट कर सके जो है। इनके अलावा आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए, बच्चे की जो ABC मैंने आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट होते हैं, आप बच्चे का सही प्रकार से आकलन कर सके। और ये जो ट्रेनिंग है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक चीज दिमाग में रखना है कि ये नहीं है कि आज आपने ट्रेनिंग दिया और कल जो है बंद हो जाएगा। आपको डेली जो होते हैं इस ट्रेनिंग की जो है देते जाना है और इसकी डिफिकल्टी लेवल को स्लोली देते बढ़ाते जाना है। और जो आपने एक्टिविटी डिजाइन किए हैं उसमें विविधता लाना है, मतलब उसमें लगातार जो है नोवेल्टी लाना है, नए नए जो है एक्टिविटीज आपको डिजाइन करना है, तभी जो है आप बच्चे की विजुअल फंक्शनिंग पर ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। थैंक यू जोते हैं टू ऑल ऑफ यू, और जो सभी लोग जुड़े हुए हैं। आशा है आप सभी लोगों को जो है असेसमेंट ऑफ लो विजन चिल्ड्रन जो है काफी अच्छी समझ में आ गया हो। यदि आपकी किसी की भी कोई क्वेरी है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। आप सभी प्रतिभागियों के लिए माइक अनम्यूट कर दी गई है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो सर के सन्मुख आप रख सकते हैं। किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो तो माइक आप सभी के लिए अनम्यूट है। मोहम्मद तौफीक, आप पूछना चाहते हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। किसी भी प्रतिभागी का आज के प्रेजेंटेशन से संबंधित अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप सर के सन्मुख रख सकते हैं। आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है सभी के लिए। मोहम्मद तौफीक ने अपना हाथ रेस किया हुआ है, तो मोहम्मद तौफीक अपने माइक को अनम्यूट कीजिए यदि कुछ पूछना है आपको तो। थैंक्स सर, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। जी पूनम जी बताइए। गुरु जी को प्रणाम। सर मैं गणेश मिश्रा। गणेश मिश्रा जी, हाँ बताएं गणेश। सर मैं ये कह रहा था कि अगर बच्चों को, जो बच्चे ब्लाइंड हैं या फिर लो विजन हैं, अगर उनको हमें डायरेक्शन सिखाना है, डायरेक्शन, तो सर ऐसी सर कौन सी एक्टिविटी होगी जो डायरेक्शन सर आ जाएगा? डायरेक्शन आप सिखाना चाह रहे हैं? जी सर।
डायरेक्शन का सिखाने के लिए जो होते हैं आप देखिए, ब्लाइंड को सिखाना चाह रहे हैं या लो विजन बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, ये दोनों चीजों सर पे मैं ध्यान दोनों को सर दोनों को। देखिए, डायरेक्शन सिखाने का जो तरीका है कि आप जो है बच्चे को जो है, देखिए कई टेक्नोलॉजीज आते हैं डायरेक्शन सिखाने के लिए, जैसे जो होते हैं बैकवर्ड, फॉरवर्ड। तो आप बच्चों को जो है एक टेक्नोलॉजी सिखाया, बैकवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड क्या है। उसके बाद डायरेक्शन सिखाने के लिए राइट साइड मूव करना, लेफ्ट साइड यूज करना, अप डाउन, इस प्रकार के जो स्पेशल जो कॉन्सेप्ट आते हैं बच्चों को, उसको आप सिखा सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू होते हैं। जैसे यदि आपने बोला बच्चे से कि आप कोई एक गेम किया, आप सभी बच्चों को बोला कि पॉज करने के बाद अब आपको सबको आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड होते हैं, तो मूव फॉरवर्ड यानी आगे का डायरेक्शन सीखा। मूव बैकवर्ड होते हैं, मूव साइडवर्ड, मूव अपवर्ड, मूव डाउनवर्ड होते हैं। तो इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो बच्चे विजुअली जो चैलेंज बच्चे होते हैं कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरह के एक्टिविटी के थ्रू होते हैं आप इनको ये कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। यही तरीके जो है आप अपने लो विजन बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। आप चाहे तो पाथवे बना सकते हैं, और उस पाथवे पे जो है आप बोल सकते हैं बच्चों को सेंटर पे खड़ा करिए, और आप उस पाथवे पे बोल सकते हैं कि पाथवे पे जो है आपको जो है फॉरवर्ड मूव करना है, तो फॉरवर्ड। इसके अलावा जो है पाथवे पे बैकवर्ड मूव करना है, आपको बोल सकते हैं कि पाथवे पे जो है राइट साइड मूव करिए, पाथवे पे जो है लेफ्ट साइड मूव करिए। इनके अलावा आप चाहे तो आप एंगुलर डायरेक्शन भी सिखा सकते हैं कि उसी पाथवे पे जो है आप एंगुलर डायरेक्शन में मूव करिए। इस तरह से विभिन्न जो डायरेक्शंस हैं आप उन बच्चों को सिखा सकते हैं। इनके अलावा जो है प्राकृतिक तरीके भी सिखा सकते हैं, जो सनराइज और सनसेट है उसका भी कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं बच्चों को कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो डायरेक्शंस हैं उनके बारे में भी इस तरह से जो है प्राकृतिक रूप से ले जा करके उनको दिया जा सकता है। गणेश जी, समझ में आ गया होगा आपको आशा? जी सर, थैंक यू सर। हाँ सर ज्ञान सिंह सर, एक क्वेश्चन था सर आपसे कि अगर बच्चे मान लीजिए कोई ब्लाइंड बच्चा है और उसके साथ हम मतलब कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मानसिक रूप से तैयार है कि नहीं तैयार है, तो उसके बारे में सर थोड़ा बता दीजिए। देखिए, इस एक्टिविटी को करने से पहले जो होते हैं आपको अपने जो बच्चा है उसके साथ रेपो डेवलप करना पड़ता है। रेपो का मतलब है कि कम से कम आप बच्चों को पहले तैयार करिए जो होते हैं एक्टिविटी, उससे बातें करिए जो होते हैं। इनके लिए जो होते हैं तैयार करने के लिए जैसे विजुअल अवेयरनेस है, मतलब उसकी जो फेवरेट आइटम्स है, जो फेवरेट खिलौने हैं, उनको पहले जो होते हैं उसके सामने जो होते हैं उससे खेलने दीजिए होते हैं, जिससे कि जो है बच्चा पहले तैयार हो कि रेडी है जो है बच्चा के खिलौने में इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसका मतलब कि आपका जो बच्चा है वो रेडी है किसी चीज को करने के लिए। और जो बच्चा होता है उसकी जो बॉडी की एनर्जी होती है, बॉडी की एनर्जी से आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है तैयार है कि नहीं अथवा होते हैं। यदि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल जो है अपने कंधे झुके हुए हैं, उसका जो है मूड ऑफ है, तो वो कभी भी आपकी बात की तरफ जो है ध्यान नहीं देगा, इसका मतलब कि बच्चा उस समय रेडी नहीं है। तो खास करके जो उसके पेरेंट्स हैं, कभी कभी बच्चा क्या होता है कि ट्रेनर के पास जब जाता है तो डरा सहमा रहता है, तो सबसे पहले जो सेशन है उस पहले सेशन में ही आपको उस बच्चे के साथ एक रेपो डेवलप करना है, बिल्डअप करना है, जिससे कि बच्चे का आप पे विश्वास हो जाए होते हैं। और बच्चा जब आप पे विश्वास करेगा, आपको अपने पेरेंट्स के समकक्ष रखेगा, तभी आपके साथ होते हैं वो किसी भी ट्रेनिंग सेशन में कंफर्टेबल और जो है सहज होते हैं महसूस कर सकेगा जो है। ज्ञान जी, समझ में आ गया आपके? जी सर, आ गया सर। अगर बच्चा नाराज हो मतलब तो उसे कैसे मतलब मैनेज करेंगे कि यानी हम आज आपको मतलब तो उस हिसाब से कुछ है। देखिए, पहली चीज है कि देखिए बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालिए। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपको ये देखना है कि बच्चा कौन सी एक्टिविटी में जो होते हैं ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। हो सकता है कि बच्चा आई हैंड कोऑर्डिनेशन में एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप पहले आई हैंड कोऑर्डिनेशन कराइए। हो सकता है कि बच्चा जो होता है उसको फोकसिंग करने में ज्यादा उसको अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी इच्छा की बजाय जो होते हैं बच्चे को देख रहा है कि बच्चा किस एक्टिविटी में ज्यादा जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, आप उस एक्टिविटी के डिफिकल्टी लेवल को जो है बढ़ाइए। और जिस एक्टिविटी में वो भाग नहीं ले रहा है, इसका मतलब कि आपने जो एक्टिविटी डिजाइन की है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और बच्चा तभी किसी एक्टिविटी में भाग लेगा जब आप कुछ इनोवेटिव ऑब्जेक्ट्स का यूज करें, इनोवेटिव तरीके का यूज करें, और कुछ इनोवेटिव जो होते हैं एक्टिविटी जो है डिजाइन करें जो है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एक्टिविटीज बताई है और बोला है कि अपनी एक्टिविटी जो है दिन प्रतिदिन जो है अपडेट करना है। ये नहीं कि जो है एक ही एक्टिविटी जो है आप बार बार रिपीट कर रहे हैं हर रोज होते हैं, तो आपका बच्चा जो होते हैं बहुत जल्दी जो है उन एक्टिविटीज में जो है अपना जो इंटरेस्ट है लूज कर जाएगा जो है। तो एज ए टीचर जो है आपको ये देखना है कि आप बच्चे के सामने क्या मटेरियल लेके जाते हैं। आप कोई ऐसा मटेरियल लेके जा रहे हैं जो उसने देखा हो तो शायद हो सकता है उसका इंटरेस्ट, बच्चे अक्सर करके ऐसे मटेरियल पे ज्यादा ध्यान देते हैं
जो उन्होंने नहीं देखा या पहली बार ही देखा हो। तो समझ में आ गया होगा आपके? जी जी सर, आ गया जी सर। सर इसका फीडबैक फॉर्म भी भरना पड़ेगा क्या? और कोई प्रतिभागी जो अपना पूछना चाहता है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्रद्धा कुशवाहा जी। सर जो हम बात कर रहे हैं बच्चों की 1-to-1 सेशन की, बट इन इंक्लूसिव क्लास व्हाट स्ट्रेटेजी वी फॉलो फॉर लो विजन? देखिए, जो आपकी जो फंक्शनल असेसमेंट जो है वो जो है आपका उन बच्चों के लिए बना हुआ है जिन्हें जो है नेत्रों में ज्यादा समस्या, लो विजन वाले जो बच्चे हैं, और इन बच्चे को जो है आपको एक अलग जो है सेशन होते हैं देना पड़ेगा। जैसे आप कोई ब्रेल सिखाना चाहते हैं या कोई भी सेंसरी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये आपकी 1-to-1 बेसिस पे सिखा सकते हैं। इंक्लूसिव क्लास में बच्चे को आप पार्टिसिपेट करा सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जब आप विजुअल एफिशिएंसी ट्रेनिंग अच्छा कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे को पढ़ने लिखने में जो है ज्यादा सहायता मिलेगी, जो है स्कैनिंग अच्छे से कर पाएगा। जैसे किताब की रीडिंग करनी है तो उसकी स्कैनिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो किताब के लेटर्स को स्कैन कर सकता है, वर्ड में अक्षरों को स्कैन कर सकता है। तो ये सारी जो एक्टिविटी है ये आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप इस एक्टिविटीज को जो है 1-to-1 सेशन पे रखें, जहाँ पे एक बच्चा और एक जो है आपका सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। श्रद्धा जी समझ में आया? ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। अन्य हमारे किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा? सर वन मोर क्वेश्चन सर, इन बच्चों की सर कोई जो स्पेसिफिक कोई चेकलिस्ट आती हो, जैसे सीबीएसई ने बहुत सारी चेकलिस्ट दी हुई है बच्चों के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो लो विजन के लिए कोई स्पेसिफिक चेकलिस्ट आती है जो उनके असेसमेंट में हेल्प करती हो सर? देखिए, जो लो विजन के असेसमेंट के लिए जेल कैफी की जो है आपकी फंक्शनल असेसमेंट है वो आप WHO की वेबसाइट पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जेल कैफी जो है उनकी जो है बुक है, उस बुक में जो है आपके जितने भी फंक्शनल विजन असेसमेंट है उसकी जो है प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, तो उनको जो है आप एक आइडियल बुक की तरह जो है फॉलो कर सकते हैं। और इनके अलावा जो मैंने आपको फंक्शनल असेसमेंट करने के लिए एज ए आप अपना खुद का भी किट तैयार कर सकते हैं। जैसे आज मैंने आपको बताया कि असेसमेंट किट आपके पास होना चाहिए। अब आता है कि असेसमेंट किट में क्या क्या चीजें आप रखें, जैसे उसमें आप ई कार्ड रख सकते हैं, ई चार्ट रखिए, स्नेलन चार्ट रखिए, एक 6 मीटर की जो है टेप रखिए, 3D और 2D जो है ऑब्जेक्ट्स रखिए। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के जो शेप है उनको रखिए, विभिन्न प्रकार के जो कलर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रखिए, और ये आपका एक असेसमेंट किट तैयार होता है। इस असेसमेंट किट के बेसिस पे जो है आप कर सकते हैं। इनके अलावा मैं जो आपको ABC तरीका बताया कि बच्चे को जो है एक्टिविटी को देख करके जो है चेकलिस्ट बना सकते हैं, जिसमें जो है नेत्रों की स्थिति कैसी है, उसकी अपीयरेंस की, बच्चा कैसा जो है बिहेव करता है, और बच्चे की अपने नेत्रों से संबंधित क्या क्या कंप्लेन है। यदि ये सारे जो है चेकलिस्ट के आंसर यस में रहते हैं तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि बच्चे के नेत्रों में कुछ समस्या है और उसे जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जो है आवश्यकता है। और साथ ही साथ बच्चा जो है, जैसे यदि आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपने देखा कि बच्चा ब्लैक बोर्ड से जो है चीजों को नहीं उतार करके अपने मित्र की कॉपी से उतार रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा साफ है कि जो ब्लैक बोर्ड वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं और इतनी जो है उसकी विजुअल फंक्शनिंग नहीं है कि वो दूर के वस्तुओं को जो है फोकस कर पा रहा हो। तो आप उसके फोकसिंग एक्सरसाइज के ऊपर जो है देख सकते हैं। या बच्चा जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप किसी वर्ड को बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसकी स्पेलिंग पढ़ के बताइए होते हैं, और बच्चा जो है उसमें जो वर्ड में स्पेलिंग्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, उसको स्कैन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि स्कैनिंग एबिलिटी उसकी पुअर है। या आपने फोकसिंग करने के लिए बात की होते हैं, यदि कोई वस्तु रखा हुआ है वो केवल जो है 2 या 3 मीटर तक कर पा रहा है, उसके आगे की चीजों को फोकस नहीं कर पा रहा है, तो फोकसिंग एबिलिटी पे आपको उसको उसके वर्क करनी पड़ेगी। इनके अलावा जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे की बहुत ही पुअर हैंड राइटिंग है, बच्चा जो है आउट ऑफ लाइन लिख रहा है, आपके बोलने के बाद भी लाइन में लिखिए होते हैं, तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है प्रॉपर नहीं है। या आप बच्चे के आई फुट कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, बच्चा जब चल रहा है वो सीधे डायरेक्शन में ना चल करके वस्तुओं को स्पर्श करके चल रहा है, बहुत धीमे धीमे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा डरा हुआ है कि वो जो है कहीं उसको चोट ना लग जाए। तो ये सारे जो संकेत हैं कि उसकी आई फुट कोऑर्डिनेशन कमजोर, तो आई फुट कोऑर्डिनेशन को जो है
एफिशिएंट बनाने के लिए होते हैं, आप एक्सरसाइज होते हैं या ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है, एक्टिविटीज है, वो डिजाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर जी नमस्कार। हेलो नमस्कार। सर। हेलो हाँ सर जी, मानचित्र के बारे में कुछ बताइए ब्लाइंड बच्चों के लिए, मेंटल मैप। मानचित्र क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जो मेंटल मैप हम बनाते हैं ना प्रज्ञाचक्षु बच्चों के लिए, उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर जी? देखिए, बच्चे को जो है मेंटल मैप में जो है आप उसके जो है पाम का या जो है उसके जो है पीठ का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप बच्चे को जो है स्पर्श करके जो है बता सकते हैं कि देखो यहाँ से आप सीधे डायरेक्शन में जब जाओगे तो ये जो है आपका स्पॉट पोजीशन होगा, उसके बाद इस पोजीशन से आपको राइट या लेफ्ट मूव करना है अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो इस तरह से आप एक मेंटल जो है मैप जो है उनके जो है दिमाग, जैसे हमसे कोई रास्ता पूछता है तो हम क्या कहते हैं कि आप पहले यहाँ से सीधे चले जाइए, सीधे जो है 100 मीटर जाने के बाद आपको राइट मूव करना है या लेफ्ट मूव करना है। तो आप उस मेंटल मैप के लिए जो है विजुअली जो इम्पेयर्ड है उसके पाम का यूज कर सकते हैं या उसके पीठ का, और उस पर जो है आप अपनी उंगलियों से जो है उसे बता सकते हैं कि आपको जो है डायरेक्शन सीधे जाना है, स्ट्रेट मूव करना है, यहाँ से जो है लेफ्ट मूव करना है, लेफ्ट वाला कर सकते हैं, इनके अलावा जो है राइट मूव करना है। तो इस तरह से उनको एक मेंटल जो मैप है उनके घर का, उनके आसपास के जो वातावरण है उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे कमरे में बच्चा रह रहा है, आप बोल सकते हैं इस कमरे का जो डोर है आपके लेफ्ट साइड पे है, वहां से निकलने के बाद जो है यदि आप हुजूरी पे जाएंगे तो आपके राइट साइड पे बाथरूम है, वहां पे आप इंटर कर सकते हैं। इस तरह के कई एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चों को मेंटल मैप में सिखा सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हेलो सर जी। सर, लो विजन बच्चों को सबसे सरल पढ़ाने का तरीका क्या है सर, और इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक बार फिर से बोलिए बेटा अपना। सर बोल रहे हैं सर कि लो विजन बच्चा को सबसे पढ़ाने का सबसे सरल तरीका क्या है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, लो विजन बच्चा एक बड़ा असमंजस वाली स्थिति में रहता है कि उसकी जो विजन है वो किस माध्यम से पढ़े होते हैं, कि वो ब्रेल के माध्यम से पढ़े या प्रिंट के माध्यम से पढ़े। तो ये जो असमंजस जो है बच्चों के साथ आता है मीडियम को लेकर के। सबसे पहले जो लो विजन बच्चा है उसकी जो लर्निंग मीडिया क्या है उसको एसेस करिए। लर्निंग मीडिया एसेस करने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें जो है आपका डॉक्टर MNG मनी का जो है एक डेवलप किया हुआ टेस्ट है, जिसका जो है आप यूज कर सकते हैं बच्चे की जो है मीडियम को एसेस करने के लिए कि बच्चा किस मीडियम में पढ़ सकता है। और जब आप लो विजन बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो लो विजन बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि उसके पास ऑप्टिकल डिवाइसेस, नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इनकी सहायता के जो है बच्चा जो है पढ़ पाने में सक्षम नहीं है। इनके अलावा जो आप रीडिंग मीडियम है, जो आप जिस किताबें को पढ़ाना चाह रहे हैं, या तो आप उसको लार्ज प्रिंट में प्रोवाइड करिए। इनके अलावा कंट्रास्ट होना चाहिए, कंट्रास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनके अलावा जो है आप विभिन्न प्रकार के जो मार्कर्स हैं हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। इनके अलावा जो है जो आपकी बोर्ड लाइन पेपर का यूज करिए, जो है जहाँ पे बच्चा यूज करे, फेल्ट टिप मार्कर का यूज करिए उनको जो है लिखने करने के लिए जो है। और जो लो विजन बच्चे हैं उनको मोटिवेट करिए कि वो जो है अपने नेत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करें। और साथ ही साथ जो है आप जो है फंक्शनल जो विजन असेसमेंट के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो यदि आप देंगे तो बच्चा जो है बेहतर ढंग से जो है अपने एकेडमिक्स में जो है परफॉर्म कर पाएगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है, तो जो वैसे मेंटल डिस्टर्बिलिटी वाले बच्चे होते हैं ना, अगर हम उनको पढ़ाना चाहते हैं तो मतलब वो हमारी तरफ उनका ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं? उसमें मतलब हमें क्या करना होगा? आपसे बताना चाहूंगा कि विषय है असेसमेंट ऑफ लो विजन, और मैं देख रहा हूं कि हमारे प्रश्नकर्ता विषय से विषयांतर होते जा रहे हैं। तो समय की मर्यादाओं को देखते हुए और जिज्ञासाओं के ऊपर सर की सहज प्रश्नोत्तरी क्रम में जो विधिवत अनुभवातीत भाव से उत्तर दिए गए उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं सर को सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और संपूर्ण कार्यक्रम हेतु धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री नागेंद्र त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करता हूं, विभागाध्यक्ष विशेष शिक्षा, बिमला इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को, कि आप आए
और इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी वैशिष्ट जनों तथा मुख्य रूप से श्री आशीष कुमार गुप्ता सर का धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आशीष सर को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बहुत बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकाला होगा, हम लोगों को इतने अच्छे टॉपिक पे जो ज्ञान दिया है, जो अपना समय दिया है, वो हमारे फैकल्टी और हमारे जो ट्रेनीज हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा ये सेशन। और उनके भविष्य में या उनके टॉपिक से रिलेटेड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था। और मैं सीआरसी की टीम को भी पूरा धन्यवाद देता हूँ बिमला इंटरनेशनल की तरफ से कि उन्होंने जो हमारा आग्रह था उसको स्वीकार किया और अपने सानिध्य में इस वेबिनार को कंडक्ट कराया, जिससे हमारे जो फैकल्टी है या जो और भी ट्रेनीज हमारे कॉलेज की या जो और भी जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा सर। तो धन्यवाद सर पूरी सीआरसी टीम को, और आशीष सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को धन्यवाद होते हैं, आप बहुत पेशेंटली होते हैं, आप सभी लोगों ने जो है सुना, और विमला इंटरनेशनल होते हैं और साथ ही साथ जो है सियासी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया और कोई भी जो है व्यवधान नहीं आया, टेक्निकल जो है, और सारे लोगों की जो है बेहतर ढंग से जो थे क्वेरी भी आई और काफी अच्छा आपने सुना, तभी क्वेरी आती है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। राजीव सर कुछ कर। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का, सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से आशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ की चल रही ऑनलाइन ऑफलाइन गतिविधियों में जुड़ाव के लिए और आप सभी के सहयोग से अंतिम पायदान पे बैठे विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं तक शिक्षा की लौ को पहुंचाने के लिए आपका जो सहयोग हमारे साथ निरंतरता के साथ बना है, उनको सदैव गतिमान करते हुए इसी आशा से हम लोग यह कार्यक्रम आज पूर्ण कर रहे हैं कि आगे के कार्यक्रमों में भी हम आप ऐसे ही वैशिष्टता से युक्त विशेषज्ञों को सुनकर अपने बौद्धिक उत्सर्जन, बौद्धिक क्षमताओं को वृद्धिवत करेंगे। आप सभी का संपूर्ण सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।